वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जो कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट क्लास में आपको मैंने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताया था, जिसमें मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने के तरीकों में ही ब्रीच भी एक तरीका बताया था। अब आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रीच के बारे में कि भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या, कैसे होता है और इसमें रेमेडीज क्या हैं। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड रिफ्यूजल टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। जब आप एक्सप्रेस मैनर में मतलब बोलकर, या इम्प्लाइड मैनर में मतलब अपने एक्टिविटीज से सामने वाले को ये समझा देते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा करना चाहते, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये ब्रीच जो आप पढ़ते हैं ये दो कैटेगरी का होता है। जैसे एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच इसका मतलब ब्रीच इन एडवांस होता है। एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब होता है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड रिफ्यूजल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की डेट आने से पहले ही जब आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर देते हैं तो इसे एंटीसिपेटरी ब्रीच बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बना है 1 सितंबर को। भाई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए हैं जो 1 सितंबर 2021 को। इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होनी है। जो परफॉर्मेंस डेट है वो है 30 सितंबर 2021। ठीक है। अब यहाँ पर जो मिस्टर बी हैं वो क्या करते हैं, 26 सितंबर मतलब जस्ट परफॉर्मेंस के 4 दिन पहले आकर वो अपनी इनएबिलिटी जाहिर करते हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर पाऊंगा। मतलब ये रिफ्यूज कर दे रहे हैं 26 तारीख को या 26 सितंबर को कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा कर पाऊंगा, तो उन्होंने परफॉर्मेंस डेट आने से पहले ही मना कर दिया, तो इसे हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। इसे हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब इस सिचुएशन में जो हमारे मिस्टर ए हैं, इनकी तो यहाँ पे कोई गलती नहीं थी, तो हम इनको बोलेंगे ये अग्रीव्ड पार्टी है। ये अग्रीव्ड पार्टी मतलब इनका तो नुकसान हो गया ना, बी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, मना कर दिया डेट आने से पहले। तो अब इनके क्या रेमेडी बनती है, तो या तो ये कर सकते हैं कि ये स्यू कर दे बी के ऊपर, स्यू फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द एग्जैक्ट डेट ऑफ ब्रीच। जिस दिन ब्रीच हुआ तुरंत वो क्या कर दे, केस डाल दे मिस्टर बी पर। जैसे ब्रीच हुआ 26 सितंबर को तो तुरंत 26 सितंबर तक में केस डाल दें। या तो ये कर सकते हैं ये कि वेट करें। कब तक का वेट करें, परफॉर्मेंस की डेट आने तक का। वेट टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। वेट टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब अब 26 सितंबर को मिस्टर बी ने तो तोड़ दिया है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन मिस्टर ए चाह रहे हैं कि चलो शायद सामने वाले का मन बदल जाए, तो ये परफॉर्मेंस की डेट तक का वेट करते हैं। मतलब कब तक का, मतलब कब तक का, 30 सितंबर तक का ये वेट करते हैं। 30 सितंबर 2021 तक का ये वेट करते हैं। एंड अगर उस दिन भी परफॉर्म नहीं हुई देन स्यू फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कभी भी याद रखना, अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है ना,
तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट टूटा है उस दिन आप केस डाल दो, या परफॉर्मेंस के दिन तक का वेट करो और उस दिन भी परफॉर्मेंस ना हो तो उस दिन केस डालो। मतलब 26 सितंबर को भी सीयू किया जा सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और 30 सितंबर तक वेट करके भी किया जा सकता है। बस यहाँ पे ट्रिक ये है जो आपको समझनी और ध्यान रखनी है कि इफ द अग्रीव्ड पार्टी decides to wait till the due date of performance, मतलब ये कि 26 सितंबर को तो ब्रीच हो गया है, 26 सितंबर को ब्रीच हो गया, तुरंत आपको केस करना था, लेकिन आप क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो। कब तक का वेट कर रहे हो, 30 सितंबर, मतलब परफॉर्मेंस के दिन तक का देखते हैं सामने वाला करेगा कि नहीं करेगा। वैसे तो ब्रीच कर दिया तो क्यों करेगा, लेकिन आप वेट कर रहे हो। तो अब यहाँ पे ये पीरियड 4 दिन का है, 4 डेज का है। अब इन 4 दिनों के बीच में अगर किसी प्रकार की इम्पॉसिबिलिटी आ जाए, जैसे जिस सब्जेक्ट मैटर या जिस चीज को लेकर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो डिस्ट्रक्ट हो जाए, या किसी पार्टी की डेथ हो जाए, तो इस सिचुएशन में फिर ये जो हमारे मिस्टर ए है वो कुछ भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। नाउ मिस्टर ए कैन नॉट क्लेम एनीथिंग एज कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम void, कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम void। फिर से सुन लो मैं जो बोल रहा हूँ, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट बना था 1 सितंबर को, इसको परफॉर्म 30 सितंबर को करना था। 4 दिन पहले 26 सितंबर को मिस्टर बी ने मना कर दिया। अब इस पर मिस्टर ए ये कर सकते हैं तुरंत उसी दिन केस करें, या वो परफॉर्मेंस के दिन तक का वेट करें, शायद सामने वाला परफॉर्म कर दे। अगर मिस्टर ए ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें वेट करना है और इस बीच अगर कोई इम्पॉसिबिलिटी आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा और फिर मिस्टर ए कुछ भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो ये एंटीसिपेटरी ब्रीच है। अब जब आप बात करते हैं एक्चुअल ब्रीच की, एक्चुअल ब्रीच का बेसिकली मतलब होता है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड refusal to perform the contract either on the date of performance or during the course of performance, during the course of performance। या तो परफॉर्मेंस के दिन या परफॉर्मेंस करते करते मना कर देना एक्चुअल ब्रीच कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ए और बी दो पार्टीज हैं, इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट बन गया 1 सितंबर 2021 को। परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस की जो डेट है जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी दिया, परफॉर्मेंस डेट जो है वो 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेगी। 30 सितंबर से 4 अक्टूबर 2021 तक परफॉर्मेंस करनी है, 5 दिन तक। अब सपोज करो दो चीजें हो सकती हैं। अगर 30 सितंबर के दिन, 30 सितंबर जिस दिन परफॉर्मेंस शुरू होनी है, उस दिन अगर बी रिफ्यूज कर देता है तो ये भी एक्चुअल ब्रीच है। इसको बोलेंगे ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, इसे बोलेंगे ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। जिस दिन परफॉर्मेंस चालू करनी थी उस दिन आपने मना कर दिया। और मान लो जैसे 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक परफॉर्मेंस होनी है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मिस्टर बी रिफ्यूज कर देते हैं कि अब आगे वो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस करते करते, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। तो एक्चुअल ब्रीच वो होता है जो परफॉर्मेंस के दिन तोड़ा जाता है या फिर परफॉर्मेंस करते करते तोड़ा जाता है। ये सिस्टम है एक्चुअल ब्रीच का। ठीक, अब एक्चुअल ब्रीच हुआ है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो मिस्टर ए हैं, हमारे मिस्टर ए हैं, ये हम इनको बोलेंगे ये अग्रीव्ड पार्टी है। कैसी पार्टी है, अग्रीव्ड पार्टी है। अब अगर ये अग्रीव्ड पार्टी है तो इनका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि बी ने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया।
तो अगर नुकसान हो रहा है तो हमारे लॉ में ऐसे लोगों को क्या दी गई है, रेमेडीज दी गई है। रेमेडीज दी गई है, किस बात की रेमेडीज, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडीज दी गई है कि अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जाए तो आपके पास बेसिकली रेमेडी क्या क्या है, आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला, अगर सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो अब आपको भी आगे कुछ पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप भी अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड मान लीजिए। ठीक है, रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट मतलब यही है कि अपॉन रिफ्यूजल टू परफॉर्म, ध्यान से सीखना बात को, द अग्रीव्ड पार्टी, यहाँ कौन है, जैसे हमारा अग्रीव्ड पार्टी एट लॉस कौन है, मिस्टर ए है ना, अग्रीव्ड पार्टी कैन रिगार्ड द कॉन्ट्रैक्ट as rescinded, मतलब कैंसल्ड, कैंसल्ड मान लो पहली बार। ठीक है, क्योंकि आपका तो हो गया ना नुकसान, तो मान लो हाँ भाई कैंसल हो गया। अब कैंसल हो गया ना, तो अब दूसरी चीज आप ये करो, आप डैमेजेस के लिए केस करो, सूट फॉर डैमेजेस का। मिस्टर ए अब यहाँ पे मिस्टर बी पर डैमेजेस के लिए केस करेगा। यहाँ पे डैमेजेस का मतलब होता है मॉनिटरी कंपनसेशन। डैमेजेस का मतलब होता है मॉनिटरी कंपनसेशन। भाई अब मेरा जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई मैं तुमसे ही दूंगा ना, मॉनिटरी कंपनसेशन या पैसे दूंगा। तो याद रखना इसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं, मेन बड़े क्लासिफिकेशन दो हैं, एक है लिक्विडेटेड डैमेज, लिक्विडेटेड डैमेज, और दूसरा है अनलिक्विडेटेड डैमेज। लिक्विडेटेड डैमेज और अनलिक्विडेटेड डैमेज। जब आप लिक्विडेटेड डैमेज कहते हैं तो इसका मतलब होता है डैमेजेस which are calculated, जो कैलकुलेट हो सकते हैं, जो असर्टेन्ड हो सकते हैं। ठीक है, जिसका मेजरमेंट हो सकता है, उसे हम लोग लिक्विडेटेड डैमेज बोलते हैं। और जब आप अनलिक्विडेटेड डैमेज बोलते हो तो वो ये डैमेज होते हैं, डैमेजेस विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ऐसे डैमेजेस जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता या जो असर्टेन नहीं किए जा सकते या फिर जो मेजर नहीं किए जा सकते, इन सब को हम लोग ना अनलिक्विडेटेड डैमेज बोलते हैं। इन सब को हम लोग अनलिक्विडेटेड डैमेज, मेजर्ड है ना, तो ना मेजर हो सकते हैं, ना कैलकुलेट, ना असर्टेन, उन्हें अनलिक्विडेटेड बोलते हैं। अब भाई सीधी सी बात है, नुकसान तो हुआ है तो हम तो डैमेजेस क्लेम करेंगे ही नहीं। लिक्विडेटेड नहीं है तो पहले लिक्विडेट कराएंगे, पैसा तो चाहिए ही हमको, तो कितना। तो अलग अलग मैटर्स के अलग अलग तरह के डैमेजेस होते हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ डैमेज लिखते हैं। टाइप्स ऑफ डैमेजेस लिखते हैं। अब जब टाइप्स ऑफ डैमेजेस बोलते हैं तो जैसे एक लिस्ट बता रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले होता है ऑर्डिनरी डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज का मतलब होता है अ डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये मार्केट प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखना गलत होगा, आप ये लिखिए डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। ऑर्डिनरी डैमेज इज इक्वल टू MP माइनस CP, मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ने एक हॉल बुक किया, मिस्टर एक्स ने एक हॉल बुक किया फॉर ₹1,00,000। ठीक, फंक्शन था 10 सितंबर को।
अब हॉल ओनर ने 10 सितंबर के पहले ही बोल दिया कि मैं आपको हॉल नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट बन गया था भाई, एडवांस दे दिए थे, उसके बाद बोलता है कि अब मैं हॉल 10 सितंबर को नहीं दे पाऊंगा, तो अब हमारा फंक्शन तो नहीं टलेगा, तो हमने एक दूसरा हॉल बुक किया। अब जब हमने दूसरा हॉल बुक किया तो उस हॉल की कॉस्ट हमें 1,30,000 पड़ गई। 1,30,000 पड़ गई। हमारा फंक्शन तो हुआ, बराबर हुआ, पर इस हॉल ओनर की वजह से, मान लो ये मिस्टर वाई है, इसकी वजह से हमें किसी और जगह जाकर 30,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ गए। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्डिनरी डैमेज का मतलब क्या हो रहा है ना, ऑर्डिनरी डैमेज का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि देखो मार्केट रेट क्या हुआ 1,30,000, हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या था 1,00,000, तो हमारा नुकसान यहाँ पे शुद्ध 30,000 रुपये का हुआ है। और ये हम सामने वाली पार्टी से क्लेम करेंगे, मिस्टर वाई जो हॉल ओनर उसको बोलेंगे आपकी वजह से हमारा 30,000 का नुकसान हो गया, कहीं और बुक कराया 30,000 ज़्यादा देना पड़ गया, तो ये ऑर्डिनरी डैमेज कहलाता है। तो जब कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटता है ट्रेडिंग में ना, तो हमें अगर चीज़ महंगी पड़ जाती है कहीं दूसरी जगह, तो हमारा जितना नुकसान हो रहा है वो सामने वाले से मांगते हैं। दूसरा होता है स्पेशल डैमेज। स्पेशल डैमेज, स्पेशल डैमेज मतलब होता है damages which are predetermined। predetermined का मतलब होता है decided in advance। डिसाइडेड इन एडवांस, ऐसे डैमेजेस जो आप एडवांस में डिसाइड कर देते हैं उसे हम लोग स्पेशल डैमेज बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स और मिस्टर वाई के बीच कॉन्ट्रैक्ट बना है और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज या पॉइंट डाल दिया है कि यदि कल को कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो जो ब्रीच करेगा वो दूसरी पार्टी को 10 लाख रुपए देगा। तो यहाँ पे अमाउंट प्री डिसाइडेड है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाले को 10 लाख देना होगा, तो ये हम स्पेशल डैमेज कहते हैं। ये हमारे स्पेशल डैमेज है। तो आपके साथ जैसे कॉन्ट्रैक्ट कोई तोड़ दे तो पहले तो तुम क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दो, ठीक है। दूसरा डैमेजेस के लिए सीव करो, तो कौन कौन से डैमेजेस के लिए सीव कर सकते हो, आइदर ऑर्डिनरी, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, या तो अगर प्री डिटरमाइंड है पहले से डिसाइड कर रहे थे तो वही डैमेज अमाउंट मिलेगा, इसे स्पेशल बोलते हैं। तीसरा जो आता है इसमें उसे हम कहते हैं एग्जेम्पलरी डैमेज। एग्जेम्पलरी डैमेज, इसे विंडिक्टिव भी कहा जाता है। विंडिक्टिव डैमेज ये बेसिकली एग्जाम्पल सेट करने के लिए दिया जाता है ताकि आगे से कोई ऐसा करने की ज़रूरत ना करे, ठीक है, एग्जाम्पल सेट करने के लिए, जिसमें पेनल्टी हैवी रहती है, ठीक है, ध्यान रखना बात को। तो ये दो केसेस में दिया जाता है एग्जाम्पलरी या विंडिक्टिव डैमेज। पहला है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ मैरिज, अगर शादी तोड़ दी गई तो इतना अमाउंट एज अ कंपनसेशन दिलवाया जाता है कि फिर दूसरे लोग देखकर खौफ खाएं, डरे और ये काम ना करें। दूसरा, मेरे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है फिर भी बैंक ने मेरे चेक को डिसऑनर कर दिया। इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक बाय बैंक, बैंक ने क्या किया है हमारे चेक को डिसऑनर कर दिया है, तो भाई इससे तो हमारी गुडविल या रेपुटेशन को इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो बैंक के ऊपर अगर हम क्लेम करते हैं तो हमें क्या प्रोवाइड कराया जाता है, एग्जेम्पलरी या विंडिक्टिव डैमेज प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो याद रखना पूछा जाएगा कि शादी टूटने के केस में या बैंक से चेक डिसऑनर के केस में कौन सा डैमेज है, तो याद रखेंगे एग्जेम्पलरी या विंडिक्टिव, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चौथा जो आता है वो है नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल मतलब होता है वेरी लेस अमाउंट ऑफ डैमेज, कोई खास नुकसान हुआ नहीं है। तो अगर मैं बात करूं नॉमिनल डैमेज की तो इसका मतलब होता है दोज कंपनसेशन विच आर वेरी लेस इन वैल्यू, जिनकी वैल्यू बहुत कम है। जैसे 2 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बना लेकिन अगर तोड़ दिए तो अगर केस तो कर ही सकता है ना सामने वाला। दोज कंपनसेशन विच आर वेरी लेस इन वैल्यू, लेस इन वैल्यू but court may award them as a matter of decree। डिक्री मतलब कोर्ट डिसीजन। अब कोर्ट आए हो तो कोर्ट आपको निराश करके नहीं भेजेगा, आपको फैसला तो सुनाएगा ही, आपको नॉमिनल डैमेज प्रोवाइड कराएगा। तो अब आप देख लीजिए 4 तरह के डैमेजेस कौन कौन से होते हैं, ऑर्डिनरी, स्पेशल, एग्जेम्पलरी, नॉमिनल। जो मार्केट और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का डिफरेंस है वो ऑर्डिनरी है, जो ऑलरेडी डिसाइडेड है वो स्पेशल है,
जो एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो एग्जेम्पलरी है, और जहाँ पे एकदम ही अमाउंट कम है कोर्ट इसको एज अ ऑर्डर देता है, इसे हम बोलते हैं क्या, नॉमिनल डैमेज। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा नोट ध्यान रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट से निकलने वाले नुकसान को ही आप क्लेम कर सकते हैं। रिमोट डैमेजेस, रिमोट डैमेजेस जिन्हें इनडायरेक्ट डैमेजेस भी बोला जाता है, इनडायरेक्ट डैमेजेस कैन नॉट बी क्लेम। आप इनडायरेक्ट डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट से होने वाले नुकसान ही आप क्लेम कर सकते हो ब्रीच में, इनडायरेक्ट डैमेजेस आप क्लेम नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे मिस्टर एक्स और वाई का कॉन्ट्रैक्ट बना है 10,000 रुपए का, अब मिस्टर वाई ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, बोला पूरा नहीं करूंगा, इसकी वजह से एक्स टेंशन में गया और एक्स सिक बीमार हो गया, इलाज में उसका 1 लाख रुपीज़ खर्चा आया, क्या ये 1 लाख रुपीज़ क्लेम कर सकता है? तो इस पर कोई क्लेम नहीं बनता। ज़्यादा से ज़्यादा वाई से क्या मांग सकता है? 10,000 रुपये का जो क्लेम है वही मांग सकता है और कुछ नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, मत भूलिएगा। तो याद रखिए, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे तो एक तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल्ड समझिए, दूसरा डैमेजेस के लिए केस करें। ये मेन 2 रेमेडी हो गई, ये 2 का पेयर हो गया। तीसरी रेमेडी हमारी जो आती है अब, उसको हम लोग बोलते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये आपके लिए एक अल्टरनेट रेमेडी है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे समझिएगा। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है और कंसेप्ट क्या है, तो मैं लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब होता है एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म्स एंड कंडीशन बाय कोर्ट ऑर्डर। अब जैसे सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा कर रहा है, लेकिन आपको तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाना है, तो आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर आ जाइए। कौन सा ऑर्डर? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, जहां पर सामने वाली पार्टी जो रिफ्यूज कर रही है उसको कोर्ट ऑर्डर देगा कि परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, तो ये रेमेडी कब दी जाती है? तो ये रेमेडी तब दी जाती है वेयर डैमेजेस, ठीक है, ऑब्लिक मनी कंपनसेशन, money compensation is not an adequate remedy। भाई सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, लेकिन अब हमें पैसे चाहिए ही नहीं, कंपनसेशन नहीं चाहिए, हमें तो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस चाहिए। तो ये भी इसमें रेमेडी है आपके पास कि आप कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कोर्ट ऑर्डर से दे दो, इसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बोलते हैं। ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव रिलीफ है, ये एक पॉजिटिव रिलीफ है, पॉजिटिव रिलीफ है, एंड इज कवर्ड अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। किस लॉ में कवर होती है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। और ये कहती है कि यदि आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया और सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो आप कोर्ट ऑर्डर से क्या कर सकते हैं? उसे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसे पॉजिटिव इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे काम लेने की बात हो रही है। ठीक है, ये कब प्रोवाइड किया जाता है? जब डैमेजेस एडिक्वेट रेमेडी ना हो, पैसों से भरपाई ना हो। ठीक है, नेक्स्ट रेमेडी उसके बाद जो आती है उसको बोलते हैं सूट फॉर इंजंक्शन। सूट फॉर इंजंक्शन, ठीक है, सूट फॉर इंजंक्शन का मतलब होता है प्रोहिबिटिंग द पार्टी टू परफॉर्म somewhere else during the period of contract। जैसे हमने सामने वाली पार्टी पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लाया, लेकिन अगर वो काम नहीं करके दे रहा है,
तो हम इंजंक्शन दे देंगे, मतलब प्रोहिबिशन लगा देंगे कि अगर हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में परफॉर्म नहीं करोगे तो कहीं और भी नहीं कर पाओगे। ये एक नेगेटिव रिलीफ है। इंजंक्शन बोलते ना, सी जो घी होता है सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, वही कंसेप्ट है ये। इंजंक्शन इज अ नेगेटिव रिलीफ covered under specific relief act 1963। ये एक नेगेटिव रिलीफ है जो किसमें कवर होती है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में कवर होती है। ठीक, तो ये इंजंक्शन हो गया। इसमें केस स्टडी आपको पढ़नी होती है। केस का नाम है लम्बली वर्सेस वैगनर का केस। लम्बली वर्सेस वैगनर का केस, केस स्टडीज में आपको पढ़नी होती है। यहाँ पे लम्बली नाम का पर्सन था जिसका थिएटर था। वैगनर एक सिंगर थे, उन्हें यहाँ पर 7 डेज परफॉर्मेंस देनी थी। 7 डेज परफॉर्मेंस देनी थी भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन ये सिंगर क्या करे, आफ्टर 3 डेज समवेयर एल्स परफॉर्म करने लग गए, कहीं और जाके परफॉर्म करने लग गए। तो अभी तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में चल रहे हैं, तो लम्बली के थिएटर में ही परफॉर्म करना है। तो मिस्टर लम्बली ने तुरंत कोर्ट से जाके इंजंक्शन ला दिया कि अगर रेस्ट ऑफ द पीरियड में हमारे यहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे तो कहीं और परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। ये है लम्बली वर्सेस वैगनर का केस। लम्बली का थिएटर था, वैगनर को वहाँ परफॉर्म करना था 7 दिनों तक। 3 दिन बाद वैगनर कहीं और परफॉर्मेंस करने लग गए। तो लम्बली ने क्या किया, इंजंक्शन दे दिया कि अगर आपने हमारे यहाँ परफॉर्म नहीं करी तो आप कहीं और भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आप सीखिए, जब आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है, आपको पैसे चाहिए तो पहले आप रिसाइंड करो और डैमेजेस के लिए केस करो, ठीक है, मतलब पैसे मांग लो। आपको पैसे नहीं चाहिए तो या तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे दो, मतलब काम करवाओ, नहीं माने तो इंजेक्शन लगवा दो, स्टे ऑर्डर दे दो यार कि भाई अगर हमारे यहाँ नहीं करेगा तो कहीं भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, 5वीं और आखिरी रेमेडी इसके बाद जो आती है उसको हम बोलते हैं सूट फॉर क्वांटम मेरियट। It means as much as is received oblique credited oblique merited oblique performed। कहने का मतलब ये है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर तो करते हैं, पर आपकी गलती के बिना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो जितना पोर्शन आपने कंप्लीट किया है आप उसका क्लेम कर सकते हैं। जैसे ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपीस। अब यहाँ पर जो हमारे मिस्टर ए है, इन्होंने 30% कंप्लीशन कर दिया है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, मतलब बी बोल देता है आगे काम नहीं कराना है, कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है। तो जितना ए ने मेहनत करी है, 30% वर्क कंप्लीट किया है, तो वो एलिजिबल है क्वांटम मेरियट के थ्रू 30 लाख रुपीस क्लेम करने के लिए, प्रोवाइडेड कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने में एक ही कोई गलती ना हो। यदि आपकी गलती के बिना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तो जितना आपने परफॉर्म किया, जैसे 1 करोड़ के काम में 30% आपने काम कर दिया है तो 30 लाख रुपीज आप क्लेम कर सकते हैं। ये क्वांटम मेरियट की रेमेडी होती है, ध्यान रखिए। जितना क्रेडिट हो सके, जितना आपने परफॉर्म किया उतना आप क्लेम करने के हकदार होते हैं। तो क्वांटम मेरियट कुछ प्रिजम्पशंस पे चलता है, अजम्पशंस पे चलता है, कुछ अजम्पशंस पे चलता है और आप लोग को ये आना चाहिए अच्छे से। सबसे पहला, इन केस ऑफ वॉइड अग्रीमेंट, अगर मान लो आपने अग्रीमेंट किया और बाद में जाके वॉइड हो गया, तो द अमाउंट गिवन एज एडवांस शैल
बी रीफंडेड, रिफंड अमाउंट हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी का घर खरीदने के लिए एडवांस दे दिया 2 लाख रुपए। अब क्या हुआ, एक्विजिशन के पहले ही घर में आग लग गई, फायर। तो अब तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, तो 2 लाख रुपए जो बी के पास पड़ा है वो रिफंड हो जाएगा। बी विल रिफंड ₹2 लाख टू ए। भैया हुआ ही नहीं ना कॉन्ट्रैक्ट, तो कैसे रख सकता है ये। तो ए ने घर खरीदने के लिए बी को 2 लाख दिया था, घर में तो आग लग गई, घर बचा ही नहीं, तो बी को ही रिफंड करना होगा। तो याद रखना, अगर अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है तो क्वांटम मेरियट यूज कर सकते हैं, ये प्रिजम्पशन या अजम्पशन है पहला। दूसरी बात, इन केस ऑफ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, in case of divisible contract, the claim can be made for divisions performed oblique completed। आप क्लेम कर सकते हैं उन डिविजन्स के लिए जो आपने परफॉर्म या कंप्लीट कर दिए हैं। एग्जाम्पल अगर इसका मैं बताऊं तो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो 10 करोड़ रुपए का है और उसे 4 पार्ट में कंप्लीट करना है, ए बी सी एंड डी। हर पार्ट जो है वो 2.5, 2.5, 2.5 और 2.5 करोड़ का है। ठीक, अग्री। अब सपोज करो मैंने क्या किया, 3 पार्ट कंप्लीट कर दिए ए बी सी। अब उसके किन्हीं वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूँ मेरी कोई गलती नहीं है। तो मैंने कितने पार्ट परफॉर्म करे, ए बी सी। तो एज पर क्वांटम मेरियट के क्लेम के हिसाब से मैंने, क्योंकि ए बी सी 3 हिस्से परफॉर्म किए हैं, तो मैं 7.5 करोड़ रुपए क्या कर सकता हूँ, क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी मेहनत का पैसा है ना, इतना तो मैंने किया है। ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो ऐसा हो जाए कि कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल है, इन केस ऑफ इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, द क्लेम कैन be made only when contract is completed fully। ठीक है। इंडिविजिबल मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे दे दो, 4 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और इसको पूरा पूरा कंप्लीट करना है अपने को। ठीक है, फुल कंप्लीशन पे ही पैसा मिलेगा। तो क्वांटम मेरियट तभी यूज हो पाएगा जब आप फुल कंप्लीशन करोगे, अदरवाइज नहीं, तभी क्लेम बनेगा, वरना नहीं, क्योंकि बोल दिया गया है इंडिविजिबल है। तो कॉन्ट्रैक्ट को जब फुल कंप्लीट करोगे तब पैसा मिलेगा, वरना पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। तो देख लो, जब डिविजिबल है तो ऐसा था, जितने डिवीजन परफॉर्म करे तो उतने का आप पैसा ले सकते हो, लेकिन अगर इनडिविजिबल है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने पर ही पैसा मिलेगा। एट लास्ट, इन केस कॉन्ट्रैक्ट is completed, in case contract is completed but with bad quality, कॉन्ट्रैक्ट पूरा तो किया पर खराब क्वालिटी के साथ पूरा किया, देन द अमाउंट mentioned in contract can be claimed but after deduction of amount for bad quality work। जितना खराब क्वालिटी का काम करे उसका पैसा काट के फिर मैं आपको पैसा दूंगा। जैसे एग्जांपल ले लो, इसका इसे समझ आना चाहिए। मैंने मिस्टर एक्स को कहा है वो मेरा एक घर बना दे, एकदम अच्छा रॉ मटेरियल यूज करना, 1 करोड़ की कीमत का। उसने एकदम खराब क्वालिटी का, बैड क्वालिटी का काम किया, तो क्या मेरे से 1 करोड़ मांग सकेगा? तो अगर मैं इसको 1 करोड़ दूंगा भी तो
30-40 लाख रुपए काट दूंगा। किस बात का? खराब क्वालिटी का, बैड क्वालिटी का, कि जितना खराब माल यूज किया उसका पैसा मैं काट के इसको पैसा दूंगा। तो जितने के हकदार उतने ही मांग सकते हो ना, तो खराब क्वालिटी का काम करोगे ना तो पैसा डिडक्ट करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब यहाँ पर जाके बेटा आप समझिए, जब आपके साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है और कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है, आपके साथ ब्रीच कर दिया गया है, तो देख लो ब्रीच दो तरह का है, एंटीसिपेटरी और कौन सा, एक्चुअल ब्रीच है ना। अब उसमें रेमेडीज आपके पास क्या है? कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करो, डैमेजेस क्लेम करो, ये तो आपको समझ आ गया होगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगो, इंजंक्शन मांगो, ये भी समझ आ गया होगा। और आखिरी है क्वांटम वेरिएट का इस्तेमाल, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरी तरह से क्या होता है? खत्म होता है। अब इसके बाद एक लेक्चर, वन मोर लेक्चर होगा आपका, जो मैं आपको सेंड करूंगा, जिसमें मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें सिखाऊंगा जो मैंने नॉर्मल में नहीं बताई है, नॉर्मल लेक्चर्स में। जैसे आपको मैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट बताने वाला हूँ उस लेक्चर में, मैं आपको असाइनमेंट का कंसेप्ट बताने वाला हूँ, एंड सक्सेशन का कंसेप्ट बताने वाला हूँ उस लेक्चर में। फिर उस लेक्चर में मैं आपको इंटरेस्ट का कंसेप्ट बताने वाला हूँ, ब्याज क्या है, पेनल्टी क्या है, और मैं आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट बताने वाला हूँ, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट बताने वाला हूँ। ये सब कुछ एडिशनल कंसेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। रेस्ट आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया बेटा। आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। आप ये पढ़िए, एकदम अच्छे से तैयारी करिए।